हम अमुक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर समय से पहले भी इलेक्शंस होके और परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जब अपनाया जाता है और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जब कार्य रूप में वो चलता है, तो हम देखते हैं कि वहां पर एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास की भावना भी कई बार होती है और उत्तरदायित्व की अनिश्चितता भी हमको देखने को मिलती है। वो ऐसा देखने को मिलती है कि मान लीजिए कि अगर व्यवस्थापिका ने या कांग्रेस ने अगर कोई बिल पास कर दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो हो सकता है कि वहां का अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका का जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो उसको अवैध घोषित कर दे। तो कई बार राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, वो निर्णय लेना भी चाहते हैं, उसको इंप्लीमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर वो निर्णय खारिज कर दिया जाता है। जुडिशियल रिव्यू के उसको जो ताकत मिली हुई है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को, उसके आधार पर वो खारिज कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे, जब उन्होंने न्यू डील कार्यक्रम जब लागू किया, तो ये हुआ कि उन्होंने कांग्रेस से वो पास करवा लिया और उसके बाद में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया। तो बहुत नाराज हुए रूजवेल्ट और उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये टिप्पणी भी की कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह घोड़ा और बग्घी के दिनों का अवशेष है और कम से कम हम जो समय अनुकूल परिवर्तन है वो हमको करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे निर्णय दिए जो प्रगतिशीलता के पूरी तरह से विपरीत थे। तो इसलिए और ये कहा गया कि अल्टीमेटली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट के ऊपर आई और चूंकि प्रेसिडेंट को वापस इलेक्शन में जाना होता है या अगर वो नहीं लड़े तो अपनी पार्टी को लड़ाना होता है, तो कई बार ये दुविधा उनके सामने भी आ जाती है। नेक्स्ट है निरंकुशता की आशंका। निरंकुश भी हम देखते हैं कि इसमें इस शासन व्यवस्था में कोई भी शासन का एक अंग अत्यधिक शक्तियां लेकर निरंकुशता की स्थिति को हासिल कर सकता है। पहले हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति मनमाने ढंग से निर्णय लेते हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, जो शायद व्यवस्थापिका और न्यायपालिका दोनों को ही पसंद नहीं होता है। अब हम दोषों को डिस्कस करने के बाद में हम देखते हैं कि अब इसमें जो नूतन प्रवृत्तियां या आधुनिक प्रवृत्तियां जो है वो क्या है, और इसमें हम देखते हैं कि इसको एकीकृत सरकार वर्सेस विभाजित सरकार का एक कॉन्सेप्ट है, या एकीकृत सरकार और विभाजित सरकार की जो बात है वो अक्सर की जाती है। अगर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जब राष्ट्रपति जिस दल का हो और यदि उसी दल का बहुमत अगर कांग्रेस में उसके पास में है तो हम उसे एकीकृत शासन कहते हैं। और यदि राष्ट्रपति एक दल का हो, मान लीजिए राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी का हो और कांग्रेस में अगर डेमोक्रेट्स का बहुमत है या दूसरे दल का बहुमत है, जिस दल का राष्ट्रपति है उस दल के विपरीत जो दल है या उसके विरोधी दल है उसका अगर बहुमत संसद में हो या कांग्रेस में हो, तो उसे हम विभाजित सरकार कहते हैं। और इसके अंदर एक वर्ड आया है गतिहीनता या इमोबिलिज्म जिसको कहा जाता है। जब सशक्त कार्यपालिका के अभाव और संसद के दलों में विभाजन होने के बीच में अगर राजनीतिक व्यवस्था अगर पंगु हो जाती है तो हम इसको इमोबिलिज्म कहते हैं। और अमेरिका में ये इमोबिलिज्म है, यह कई बार देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे हम बात करें कि राष्ट्रपति, अमेरिका की जो राष्ट्रपति व्यवस्था है उसके बारे में अगर हम देखें तो उसका कार्य रूप हम आगे देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें एक और ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि राष्ट्रपति के सेवक की भांति होते हैं, जो उसके कैबिनेट के सदस्य हैं, क्योंकि उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं और पूरी तरह से उसके आदेशों का पालन करते हैं और उसके विपरीत वो कोई भी बात कहने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन अगर मंत्री बहुत ही अगर ये कहें कि मंत्री बहुत ही इंटेलिजेंट है या अपने क्षेत्र का बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति है, तो राष्ट्रपति के लिए उससे सलाह लेना बहुत ही उसकी मजबूरी बन जाती है या राष्ट्रपति उसके ऊपर निर्भर करता है। हम दो उदाहरण हैं हमारे सामने। राष्ट्रपति जब आइजनहोवर थे अमेरिका के, तो उनके विदेश मंत्री हुआ करते थे जॉन फॉस्टर डलेस, और उनकी नीतियों को लागू करने में, जो शीत युद्ध के समय में जो अमेरिका की विदेश नीति को एग्रेसिव तरीके से लागू करने में जितना रोल आइजनहोवर ने नहीं निभाया,
उससे ज्यादा रोल हम देखते हैं कि जॉन फॉस्टर डलिस का था। अब दूसरा उदाहरण एक और है हमारे सामने, रिचर्ड निक्सन जब प्रेसिडेंट थे, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई हेनरी किसिंजर ने, और चाइना के साथ में जो रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। इसके अलावा हम देखें कि कई बार जो वियतनाम वॉर था और राष्ट्रपति थे अमेरिका के लिंडन जॉनसन, तो उन्होंने रॉबर्ट मैकेनमारा को अपना रक्षा मंत्री बनाया। रॉबर्ट मैकेनमारा चूंकि वो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन भी रहे, और तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति को ये लगता है तो वह अच्छे व्यक्ति को ला सकता है।